हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंसर सर्वाइवर सिलजा। मुझे कमेंट आया था रिसेंटली कि मैम आपको कैंसर जो है वो कौन से स्टेज में हुआ था और आपकी एज कितनी थी। लेकिन उनको आंसर देने के बाद उनका एक क्वेश्चन और रेज हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में डिटेल में ही बात की जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मुझे कैंसर हुआ था तब मेरी एज जो है वो 30 थी और मेरा जो स्टेज है वो 3B था। लेकिन आगे उनका ये क्वेश्चन था कि कैंसर भले ही किसी एज में होता होगा, छोटे लोग को, बड़े लोग को, लेकिन आपको किस वजह से हुआ, क्या आप ये बता सकती हो। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, मुझे डॉक्टर ने बताया था कि मेरा जो कैंसर है वो जेनेटिक है, क्योंकि मेरे नाना और मेरे मामा को भी कैंसर था। उसके बाद ये कैंसर मेरी फैमिली में सिर्फ मुझे ही था, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि ये जेनेटिक है। उसके अलावा मेरी ओबेसिटी भी एक रीजन हो सकता है मेरे कैंसर का। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैंसर अपना जब शुरू होता है तब वो स्टेज 1 और स्टेज 2 में बहुत सारे सिम्टम्स देता है। पर क्योंकि मेरा जो कैंसर है वो स्टेज 3 में डिटेक्ट हुआ, तो मुझे क्यों स्टेज 1 और स्टेज 2 में पता नहीं चला, मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले कि कोलोन कैंसर स्टेज 1 और स्टेज 2 अर्लियर में कोई भी सिम्टम्स नहीं देता है, क्योंकि कोलोन के अंदर छोटी सी गांठ अगर वो ग्रोथ हो रही है तो आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं रहेगा, और अगर रहेगा भी वो माइनर होता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन या फिर डिहाइड्रिया जो होता है वो हो सकता है। तो वो तो मुझे पता नहीं चला, और मेन एक रीज़न ये था कि स्टेज 3 में जब मेरा कैंसर डिटेक्ट हुआ तब मेरी जो छोटी डॉटर है वो 5 या 6 महीने की थी। यानी कि जब मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट थी तभी से मेरा कैंसर शुरू हो गया होगा, ऐसे डॉक्टर का कहना है। और जब मुझे शुरुआत के दिनों में मुझे पेन होता था, मतलब मेरा 8वां महीना चल रहा था प्रेगनेंसी का, तब मुझे पेन होता था। लेकिन उस टाइम पे डॉक्टर, घर के लोग सारे, उन्होंने कहा कि ये प्रेगनेंसी की वजह से पेन होता है, क्योंकि मुझे कोलोन में कैंसर था और मुझे लोअर पार्ट में ही दर्द होता था और बेबी भी मतलब होता है। तो उस टाइम पे जो रीजंस है वो क्लैश हो गए कि कौन सी चीज़ की वजह से क्या हो रहा है, वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसके अलावा मैं अगर आपको बताऊँ, मुझे एक बार स्टूल में ब्लड भी दिखा था, लेकिन उस टाइम पे डॉक्टर को मैं दिखा के आई थी जहाँ पर प्रेगनेंसी का मेरा चल रहा था ट्रीटमेंट। वहाँ पर सर्जन ने मुझे बताया कि शायद आपने बाहर का खाया होगा या फिर फूड पॉइजनिंग हुआ होगा, उसी की वजह से आपको ये हुआ है, आप आराम कीजिए। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिखी, आप मानोगे नहीं, उस टाइम पे मुझे उसके बाद ब्लड जो है वो स्टूल में दिखा ही नहीं था। तो एक रीज़न ये भी है कि मैं पहचान नहीं पाई कि मुझे कैंसर हो सकता है। उसके अलावा अगर आपको मैं बताना चाहूँ कि जब मेरा बेबी डिलीवर्ड हो गया तब मुझे 1 या 1.5 महीने में मेरा 15 kg वेट लॉस था, और उसके साथ साथ मेरे बाल भी बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे थे और मैं अच्छा फील नहीं करती थी, यानी मुझे एनर्जी फील नहीं होती थी, कोई काम करने की इच्छा नहीं होती थी, मुझे कभी कभी बुखार रहता था। तो मैं उस टाइम पे MD डॉक्टर को दिखा के आई। आप मानोगे, उन्होंने मुझे डिसेंट्री बोला, यानी गुजराती में हम उसे मरडा बोलते हैं, वो उन्होंने बोला, और ये भी बोला कि क्योंकि ये प्रेगनेंसी के साथ हुआ है, इसको जाने में टाइम लगेगा। तो मैंने उस टाइम पे 2 से 3 महीने सिर्फ ये डिसेंट्री के लिए ही मैंने दवाइयाँ की। लेकिन उसके बाद जब कोरोना का कर्फ्यू लग गया सब जगह पे, तो उस टाइम पे मैं अपने इन-लॉज के पास, बड़ौदा के पास एक है गांव करजन, वहाँ पर थी। लेकिन वहाँ पर एक डॉक्टर काफ़ी होशियार थे। जब मैं उनको दिखाने गई तो उन्होंने मुझे मरडा यानी कि जो डिसेंट्री बोलते हैं उसके लिए सिर्फ 2 दिन की दवाई दी। लेकिन 2 दिन के बाद जब मुझे ठीक नहीं हुआ तब उन्होंने बोला कि मेरी दवाई से डिसेंट्री सिर्फ 2 दिन में ख़त्म होती है, अगर आपको 2 दिन में ख़त्म नहीं हुआ है मतलब ये कुछ ज़्यादा है। उन्होंने कुछ इनिशियल टेस्ट लिख के दिया जो भी करजन में होते थे, वो देखने के बाद उनको मतलब ये हुआ कि नहीं, ये रिपोर्ट सारे जो है वो ठीक नहीं है। फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप बड़ौदा जाकर अपनी वाइफ का जो है वो स्टूल टेस्ट करवाइए, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना बहुत था, मतलब आने जाने में परेशानी होती थी, हर जगह पे कर्फ्यू था। लेकिन जैसे तैसे करके मेरे हस्बैंड ने मैनेज किया बड़ौदा आना, और मेरा स्टूल जो है वो उसका टेस्ट हुआ, तब उसमें पता चला कि इसमें कैंसर है। फिर उसके बाद जब मैं बड़ौदा स्पेशल परमिशन लेकर जब मैं आई और मैंने अपने सोनोग्राफी करवाई, तो इसमें इतनी बड़ी गांठ थी, और डॉक्टर ने मुझे पूछा कि मैम इतनी बड़ी ट्यूमर आप अपने पेट में लेकर घूम रहे हो, आपको कुछ हुआ नहीं। तो उस टाइम पे मेरी आंख में आंसू थी, क्योंकि जो मैं पेन लेकर घूम रही थी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक C सेक्शन बड़ी बेटी के वक्त था और दूसरा मेरा
4 या 5 महीने पहले सी सेक्शन हुआ था और उसके बाद इतना बड़ा अंदर ट्यूमर था। तो मैं जो दर्द जो महसूस कर रही थी, ना तो मैं किसी को एक्सप्रेस कर पा रही थी और ना ही मैं किसी को बता पा रही थी। लेकिन जब मुझे उन्होंने ऐसे पूछा कि आप कैसे इतना बड़ा ट्यूमर लेकर घूम रहे हो, तो मेरी आंख में आंसू आना शुरू हो गए कि चलो मैं इतना तो स्ट्रांग हूँ। लेकिन उसके 2 ही दिन बाद मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। तो मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत ही वीक हूँ, लेकिन मैं बहुत रोई, इतना रोई। और जो इनिशियली जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें भी इतना पेनफुल सारा था, क्योंकि एनल में वो लोग पानी इंजेक्ट करके फिर सारे टेस्ट करते थे, इतने सारे ब्लड टेस्ट हुए। तो मैं इतना परेशान रहती थी उस टाइम में, बहुत ही रोती थी। मेरा कोई भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैं रोई नहीं हूँ, लेकिन वो सारा रोना मेरा सिर्फ दर्द के लिए था, इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे कैंसर है। क्योंकि कैंसर के लिए मैं सिर्फ एक ही दिन रोई थी। उसके बाद मुझे ये पता था कि मुझे अपनी बेटियों के लिए जीना है और खुद के लिए और अपने फैमिली वालों के लिए जीना है। तो उसके बाद मैं रोती थी, हर रोज रोती थी, दिन में 10 बार रोती थी, क्योंकि मेरे से जो पेन होता था मुझे वो मुझसे सहन नहीं होता था। क्योंकि मुझे फ्रेश ब्लड अपने स्टूल में पास होता था, ऊपर से कुछ भी खाना नहीं जाता था, ऊपर से मुझे इतना गैस और एसिडिटी रहता था। और जब मेरे कीमो स्टार्ट हो गए तो पूरे गले में मैं कुछ पानी भी नहीं निकल पाती थी। तो मेरा रोना तो आप मानो कि थ्रू आउट द ट्रीटमेंट था। लेकिन जो मुझे एक सर्वाइवर बनाया जिन्होंने, वो एक ये था कि मैं रोती थी सिर्फ दर्द के लिए। मैंने कभी ये इसलिए नहीं रोया कि मुझे कैंसर था, क्योंकि मुझे इनर वॉइस जो थी वो मुझे बताती थी कि मैं मरने वाली तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। इवन जब मुझे स्टेज 4 में मैं एडवांस में चली गई थी जब, तो उस टाइम पे मैं एक बार रोई थी। मुझे लग रहा था, क्योंकि उस टाइम पे मेरी तबीयत इतनी खराब थी, तो खुद मुझे ही लगा था कि मैं 10-15 दिन से ज्यादा मैं निकाल नहीं पाऊंगी। तो उस टाइम पे मैंने सिर्फ एक ही बार सोचा कि मैं शायद मरने वाली हूँ। लेकिन उसके बाद मेरी इम्यूनोथेरेपी स्टार्ट हुई, क्योंकि फाइनेंशियली भी बहुत सारे क्राइसिस थे। लेकिन फिर भी जैसे तैसे मैनेज करके मेरे हस्बैंड ने इम्यूनोथेरेपी फैमिली वालों की हेल्प की वजह से उन्होंने शुरू करवाई। तो उस टाइम पे 1-2 सेशन लेने के बाद वहाँ पे डॉक्टर ने मना कर दिया कि अभी आप नेक्स्ट टाइम से मत आना, क्योंकि मुझे नहीं बताया था कि डॉक्टर ने अभी नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए मना किया है। तो उस टाइम पे मुझे ना डॉक्टर के पास लेकर गए थे, साइकेट्रिस्ट के पास, जो कि मुझे समझा रहे थे कि मरना तो एक दिन सबको ही है, कोई ऐसे मरेगा, कोई वैसे मरेगा, कोई घर से बाहर निकलेगा बहुत हेल्दी है लेकिन एक्सीडेंट हो गया, मर गया तो क्या करेंगे। तो मरने के लिए आप ये मत करो, वो मत करो। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन उस टाइम पे मैं बैठ भी नहीं पाती, जब बैठती थी तो पूरे मेरे पैर सूज जाते थे, उतना पानी नीचे उतरता था, ऐसी मेरी तबीयत थी। मैं 43 kg की हो गई थी। लेकिन उस टाइम पे मैंने उनको ये बताया कि मैडम सॉरी, बट मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, शायद मैं मर जाऊँ किसी और रीजन से, लेकिन ये कैंसर से मैं नहीं मरूंगी। उसके बाद वो मैडम से मेरा कांटेक्ट, क्योंकि उन्होंने मुझे टेलीफोनिकली, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था अब ट्रीटमेंट लेने से, तो टेलीफोनिकली मेरा ये सेशन चलता था। तो मैंने 1-2 बार उनसे बात की, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये मुझे मरने से डरने से मना कर रही है, मरने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे मरना तो वैसे भी कैंसर से है ही नहीं। फिर मैंने 1-2 सेशन के बाद उनसे बात करना भी बंद कर दिया। और शायद उनको पता नहीं होगा कि मैं सरवाइव कर गई हूँ। लेकिन इम्यूनोथेरेपी बंद होने के बाद भी मैं 1 महीने के बाद ट्रीटमेंट में मुझे रिकवरी स्टार्ट हो गई। मैंने अपने हस्बैंड को बताया मुझे अच्छा फील हो रहा है, तो उन्होंने फिर से मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी। तो मेन मोटिव मेरा ये बताने का यही है कि अगर कोई आपको है, बॉडी में कोई भी डिसीज है, लेकिन अगर आप अपने तरफ से स्ट्रांग हो कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। ये तो मैं मानती हूँ, मैनिफेस्ट में मैं मानती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं मानती हूँ। चाहे मेरे सारे काम होते हैं या नहीं होते, लेकिन कैंसर से निकलने में मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी जो चाहिए वो होगा ही। उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं मानती हूँ कि मुझे इसी वजह से क्योर हुआ है। क्योंकि आप मानो कि नहीं, जब डॉक्टर ने भी मना कर दिया, सबने हाथ खड़े कर दिए, तो मेरे फैमिली मेंबर में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको लगा था अब ये नहीं जीने वाली। और मेरे हस्बैंड को भी ये सजेस्ट करते थे कि आप इसके पीछे अब खर्चा करना बंद कर दें, आप अपनी बेटियों का देखिए, आपकी एज कम है, आप फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक मेरा फिर खुद के ऊपर और मेरे हस्बैंड का जो प्यार है वो हमेशा ही मेरे साथ रहा है कि नहीं, उन्होंने मेरा कभी भी साथ नहीं छोड़ा है। तो उसी की वजह से शायद मैं सरवाइव कर पाई हूँ। तो
तो जो भी लोग हैं जिनको अभी कैंसर है, तो अगर उनको खुद के लिए जीना है, खुद की फैमिली वालों को जीना है, क्योंकि मेरी बेटियां बहुत ही छोटी थी तो मुझे उनके लिए भी जीना था। तो अब मैं बताना चाहती हूँ, आप ये रखिए कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि बताते हैं कि कभी कभी ये शायद आपको लगेगा कि ये थोड़ी सी ये बात हो गई, मैं भगवान में ज़्यादा मानती हूँ, ये बात हो गई, लेकिन कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह के 3:45 का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, पता नहीं उस टाइम पे मैं बीमारी के वक्त हर रोज़ उसी टाइम पे मैं उठ जाया करती थी। तो लोग बोलते थे कि मैनिफेस्ट करो कि आप ठीक हो ठीक हो, तो मैं मैनिफेस्ट करती थी कि मैं एक ऐसे घर में रहूँगी, मेरा फैमिली ऐसा होगा, मैं ऐसे रहूँगी। तो ये राइट टाइम है आपको बताने का कि मेरा जो मैनिफेस्ट है, इतना खर्चा आने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा एक घर रेडी हो गया है, चाहे लोन से ही हुआ है, किसी से पैसे लेकर ही हुआ है, लेकिन जो उस टाइम पे मैंने मैनिफेस्ट किया था वैसा ही घर अभी हमने लिया है। और जैसे मैं लाइफस्टाइल चाहती थी उसी लाइफस्टाइल से हम लोग उसमें रहने भी 15-20 दिनों में रहने ही जाने वाले हैं। तो मैं इस बारे में अभी ये खुलकर बता सकती हूँ कि ये सब चीज़ें होती है, और खुद में बिलीव करो, यूनिवर्स में बिलीव करो, चाहे अंधश्रद्धा में बिलीव ना करो, लेकिन भगवान और खुद में बिलीव रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।